देखो ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ठीक। तो हम लोग जो देखे थे कि जितना सारे प्रोसेस देखे थे वेक्टर्स के यूज से हम लोग करते थे, ठीक। अब तो लोगों को पता ही है जितना बायोटेक्निकल मेथड सब जो निकला, ये सब जितना सारे मेथड सब निकला ये वायरसेस एंड बैक्टीरिया को देख के निकला, ठीक। अब देखो ये कैसे जितना सारा मेथड डिराइव हुआ क्या कि प्लाज्मिड के अंदर अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के किसी दूसरे सेल में डालना, ठीक है। ये जो मेथड डिराइव हुआ ये वायरस को देखते हुए डिराइव किया और बैक्टीरिया को देखते हुए डिराइव किया गया। कैसे हुआ देखो, हम लोग वही चीज देखेंगे आज भी। वो चीज को नोट किया था कि ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें क्या है कि पहले देखते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। प्लांट में किसी तरह से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से हम लोग डालते हैं। तो देखो एक जितने सारे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें देखा गया जिसमें कि जितने सारे डाइकोटिलेडन वाले जितने सारे प्लांट्स हैं उनमें एक बैक्टीरिया जो होता है वो हमेशा उसको अटैक करता है, ठीक है। तो देखो उसका एक उस बैक्टीरिया का नाम है क्या नाम है, एग्रो समथिंग कुछ नाम है इस बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरिया, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिक एसिड्स, ठीक है। देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता था कि एक डाइकोट प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर वो अपना प्लाज्मिड छोड़ देता था, ठीक है, इसको इंजेक्ट करता था। ठीक है, तो ये अगर मेरा प्लांट सेल है तो ये अपना जो प्लाज्मिड है उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर देता था। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको कहते थे T1 प्लाज्मिड, सॉरी TI प्लाज्मिड, ठीक है, TI प्लाज्मिड। TI क्यों नाम दिया गया इसको, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था। ये किस तरह का प्लाज्मिड था, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसलिए इसका नाम था TI प्लाज्मिड। अब देखो इसका क्या काम था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का काम क्या था कि जब भी ये खुद को यहाँ पे अपना ये जो बैक्टीरिया है जब इस प्लांट सेल के अंदर अपना प्लाज्मिड डाल देगा तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐसा जीन होता है सर्टेन पार्ट में उसका जो कि क्या बनाता था, वो अपने आप को अलग कर लेगा, ठीक है। देखो ये अपने आप को अलग कर लेगा और कहाँ पे जाके चिपक जाएगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए होगा मेरा, ठीक है, उसके डीएनए के साथ जाके वो चिपक जाएगा, ठीक है, खुद को जाके उसके साथ बाइंड कर देगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो मेरा इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसके साथ बाइंड हो गया। अब ये जेनेटिक मटेरियल करता क्या था, ये बनाता था ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर इन द सेंस क्या करता था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपने आप को बहुत बार रेप्लिकेट करता था, ठीक है, मतलब ये अपने आप को बहुत बार रेप्लिकेट करता था। अब देखो क्या होगा कि ये जो देखो ये प्लाज्मिड इसके अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब इसके न्यूक्लियस के अंदर चला गया, ये प्लांट से, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे अब देखो ये पूरा एंटायर, क्योंकि ये जो जीन है इसके डीएनए के साथ लग गया है, अब बाइंड है, तो ये क्या होगा कि ये जो पूरा एंटायर प्लांट सेल है इसका होस्ट बन जाएगा, किसका, इस बैक्टीरिया का, ठीक है। अब ये पूरा एंटायर इसके कंट्रोल में है, ये प्लांट सेल बिल्कुल इसके कंट्रोल में है। तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर अब क्या करेगा कि इसके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और क्या करेगा कि इस सेल में ट्यूमर प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, और फिर इस सेल को भी बहुत बार रेप्लिकेट करवाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करवाता था इस सेल को पूरा एंटायरली बहुत बार रेप्लिकेट करवाएगा। तो उससे क्या होगा कि देखो जितना उस प्लांट में अगर जितना रेप्लिकेशन का कैपेसिटी है उतना नहीं, जितना वो अगर पूरा जबरदस्ती सेल से रेप्लिकेट होने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि उसको खाना भी तो चाहिए उतना, है कि नहीं, और जितना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा अगर सेल रेप्लिकेट होने लगेंगे तो वो प्लांट जो है वहां पे सेल तो बनेंगे लेकिन क्या हो जाएगा, फिर उसके लिए खाना नहीं बचेगा, ठीक है, खाना नहीं बचेगा तो क्या होगा कि ये सेल जो होते हैं एक दूसरे को खाने लगेंगे, पूरा एंटायर जो ये प्लांट है वो फिर मरने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारा सेल जो है मल्टीपल नंबर्स में ज्यादा अनकंट्रोलेबल मैनर में रेप्लिकेट करने लगते हैं तो क्या होता है कि वो ट्यूमर प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। तो ये जब, क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, मतलब इंड्यूस का मतलब होता है कि स्टार्ट करना, ठीक है, स्टार्ट करना, तो वो होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो देखो ये इससे क्या होता है कि ये डाइकोट प्लांट्स के ऊपर लगता है, ठीक है। एक काम करो तो थोड़ा सा देखो, तो क्या होता है कि ये डाइकोट प्लांट्स के ऊपर जितने सारे डाइकोट प्लांट्स हैं उनके ऊपर ही हमला करता है। तो देखो इसको देखते हुए क्या किया, जब ये डिस्कवर किया गया, हम लोग क्या किए ना कि साइंटिस्ट लोग क्या किए कि जो प्लाज्मिड है चालाकी से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड में डाल दिए। हम लोग को जो इससे जो प्लाज्मिड मिलता है उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया गया, और वो कहाँ पे डाला गया, जहां पे इसका T1 जो इसका ट्यूमर इंड्यूसिंग जो जीन था, ये T1 जीन जहां पे है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, यहाँ पे क्या डाल दिया गया, उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया गया। कल तुम लोग पढ़े हो क्या, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग जहां पे डालते हैं वहां पे जो भी प्रीवियस जीन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो देखो हम लोग जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिए तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो है इनएक्टिवेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जानबूझ के उसके पास लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि क्या हो कि ये इसके अंदर घुस जाए, ठीक है। अब बैक्टीरिया को लग रहा होगा कि मेरा जो प्लाज्मिड है उसमें मेरा T1 जीन है, एक्टिवेटेड है, लेकिन हम लोग उसमें क्या डाल दिए हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए हैं, ये इन्फेक्ट करने का कोशिश करेगा, फिर उसको रेप्लिकेट करने का कोशिश करेगा। तो जब ये रेप्लिकेट होगा, लेकिन क्या रेप्लिकेट हो रहा होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हो रहा होगा, पर तो ये प्लांट मरेगा नहीं, मरेगा। क्यों बोलो तो, क्योंकि ये जो T1 जीन जो कि ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था, ये सेल ही रेप्लिकेट नहीं करेगा। सेल रेप्लिकेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये T1 जीन है वो इनएक्टिवेटेड है, ठीक है। ये T1 जीन क्या करवाता है, इस सेल को बार-बार रेप्लिकेट करवाता था, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अभी रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो ट्यूमर नहीं बनेगा, ट्यूमर नहीं बनेगा तो प्लांट के लिए डेंजरस नहीं है। लेकिन ये जो हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इसके अंदर रेप्लिकेट करेगा, इसके अंदर रेप्लिकेट करेगा, तो हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग जिस भी प्लांट में चाहते हैं उस प्लांट में अपने वेक्टर जो है उसमें डाल सकते हैं, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली उसमें डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इजीली ये जो बैक्टीरिया है इजीली इसके अंदर घुसा लेते हैं, अपना जो वेक्टर है हम लोग का वो इजीली उसके अंदर घुसा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि प्लांट्स में हम लोग इस तरह से हम लोग जीन ट्रांसफर का एक हम लोग को मिल गया, ठीक है, समझ में आया। ह्यूमन का जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट में डाला जा सकता है? नहीं, ह्यूमन का जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको तो प्लांट जैसे चाहो तो डाल सकते हैं टेक्निक से, लेकिन क्या होगा कि उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्यों बोलो तो हम लोग का जो ह्यूमंस का डीएनए और प्लांट्स का डीएनए बहुत डिफर करता है, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अलग किंगडम से हैं। तुम लोग अगर 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो हम लोग के जो इमीडिएट रिलेटिव है वो कौन है, चिंपैंजीज है, ठीक है, मंकी किंगडम, और वो भी मैमल्स में आता है। हम लोग सारे के सारे प्राइमेट्स हैं, ठीक है। और हम लोग का जो किंगडम है सबसे ऊपर वाला वो एक एनिमल किंगडम है, जबकि प्लांट्स को तो बिल्कुल प्लेंटी है, तो हम लोग के बीच में कोई समानता ही नहीं है, तो कुछ हो ही नहीं सकता उस केस में। इसीलिए ह्यूमंस के ऊपर और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हाँ, इसी प्रोसेस करके प्लांट को जो आज जो बायोटेक्नोलॉजी का जितना सारा प्रोसेस है उस तरह से हाइब्रिड बनाया। देखो हाइब्रिड बनाने का बहुत तरीका है। ऐसे तो तुम सिंपली 2 प्लांट्स को लोगे, ठीक है, सपोज इसमें बहुत बड़ा फल होता है, यहाँ पे बहुत मीठा मीठा फल होता है, हमको ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें भी बड़ा फल हो मीठा फल हो, दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करवा दो, क्या हो जाएगा फिर उसके बाद जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा हो सकता है इन दोनों का कैरेक्टर्स में आ जाए, ठीक है। इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसका कुछ खराब कैरेक्टर होता है, इसका भी कुछ खराब कैरेक्टर होगा जो कि उस नए बच्चे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसका स्पेसिफिक जीन तो नहीं बना के डाल रहे, इसका पूरा जीनोम कॉपी होगा, तभी जाके नया बच्चा पैदा होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो जो बच्चा पैदा होगा उसका ये पेरेंट का डीएनए को पूरा कॉपी कर लिया होगा, इसका भी डीएनए को पूरा कॉपी कर लिया होगा, तो उससे क्या होगा कि इसका खराब कैरेक्टर भी उसमें आने का चांसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो प्रोसेस करके हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि हम लोग स्पेसिफिक जीन को उठा के डालते हैं, ठीक है। तो ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड है पर ज्यादा रिलायबल है, हम लोग को जो चाहिए वो मिल जाता है, ठीक। इसको नोट कर, फिर हम लोग जाएंगे ह्यूमंस पे। देखो एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल सेल जो होता है वहां पे क्या होता है कि ये तो बैक्टीरिया था, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया था हम लोग का ट्यूमिफिशंस, ये जो प्लांट सेल की होता है। अब एनिमल सेल में एक और बैक्टीरिया होता है, सॉरी एक और ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वायरस है, ठीक है। तो ये भी वही टेक्निक अपनाता है। क्या होता है कि सपोज ये एक मेरा एनिमल सेल है, तो क्या होगा कि सपोज ये मेरा एनिमल सेल है और यहाँ पे मेरे बाकी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है।
अब क्या होगा कि एक वायरस है जिसका नाम है रेट्रो वायरस, ठीक है। ये वायरस है जिसका नाम है रेट्रो वायरस। इसका नाम रेट्रो वायरस क्यों है? रेट्रो का मतलब होता है, बोलो रेट्रो का क्या मतलब होता है? हाँ, इस रेट्रो का मतलब होता है ओल्ड। रेट्रो, रेट्रो का मीनिंग होता है पुराना, ठीक है। मोहम्मद रफी का गाना सब जो होता है वो रेट्रो सॉन्ग्स, ठीक है। रेट्रो का मतलब होता है पुराना। तो ये इसका क्या काम है? रेट्रो वायरस को क्यों कहते हैं? ये एक पुराना काम करता है, मतलब अपना जो इसको करना चाहिए वो नहीं करके वो क्या करता है कि ओल्ड काम करता है, मतलब पुराने टाइम में चल जाता है। अब देखो ये करता क्या है कि ये जो रेट्रो वायरस है इसके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका आरएनए होता है। देखो ये डीएनए नहीं है, क्या ये आरएनए। तुमको पता होगा कुछ कुछ वायरसेस जो होते हैं, मेजर के वायरस उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज में भी आरएनए ही होता है, ठीक है। तो ये जब क्या होगा कि इसके पास जाके लग जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जब घुस जाएगा तो क्या करेगा कि ये अपना आरएनए जो है, आरएनए मटेरियल जो है इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। हो गया, इंजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो आरएनए है ये क्या करता है, ये आरएनए डाल देता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो आरएनए है फिर क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है। ये आरएनए क्या बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, डीएनए बनाएगा। देखो डीएनए से तुम लोगों को पता है ना, डीएनए से आरएनए बनेगा, प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है कि नहीं। और आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, याद रखना इसको। तो ये देखो, ये इसको बनाना क्या चाहिए, आरएनए से फिर प्रोटीन बनना चाहिए, है कि नहीं। आरएनए से प्रोटीन बनना चाहिए, लेकिन ये आरएनए से प्रोटीन नहीं बनकर क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, ठीक है। ये जो डीएनए बनाएगा, इस डीएनए को बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। तो देखो जब आरएनए से डीएनए बन गया, ये डीएनए बन गया तो ये पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। इससे बना ये इससे, ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि ये जो डीएनए होगा ये खुद को जाके इसका डीएनए में स्टिक कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए इसके अंदर स्टिक कर जाएगा, ये सेल जो है इस वायरस के कंट्रोल में है अभी, ठीक है। अब वो जो चाहेगा इससे करवाएगा, तो वो क्या करेगा, इस सेल को रेप्लिकेट करवाएगा और इनहेरेंटली रेप्लिकेट करवाएगा, जैसे वहां पे होता था, यहाँ पे भी अनकंट्रोलेबली अनकाउंटेबली वो रेप्लिकेट करवाएगा। तो इसके बहुत सारे सेल बनेंगे, ठीक है। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, कैंसर, ठीक है। इससे ये बाद में क्या बन जाएगा, इतने सारे सेल। देखो कैंसर सिंपली क्या होता है कि एक अनकंट्रोलेबल अमाउंट में अगर कोई सेल रेप्लिकेट करने लगे एक जगह पे और उसको तुम कंट्रोल ना कर पाओ, तो क्या करेगा कि इस सेल को रहने के लिए, जीने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए, अगर इसको जिंदा रहना तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए। और ये रेप्लिकेट करना मतलब एक या दो नहीं, करोड़ में रेप्लिकेट करते हैं, तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन होने लगेगा, वो जगह फूलने लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो जो सेल्स है तुम्हारा बॉडी के ऊपर न्यूट्रिशन खाते रहेंगे, तुमको जितना न्यूट्रिशन है उससे ज्यादा तो वो लोग खा जाएंगे, तो उससे क्या होने लगेगा कि तुम्हारा कैंसर से ग्रो करते जाएगा और वो और ज्यादा रेप्लिकेट करते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस कैंसर, इसको ये कैंसरस सेल प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करता है, कौन, रेट्रोवायरस, ठीक है। तो जो कैंसरस सेल प्रोड्यूस करता है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर सेल कहते हैं, और ये कैंसर कॉज करता है। तो इसीलिए ये रेट्रोवायरस जो है मेन फैक्टर है जो कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी में कैंसर के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो ये अपना जो होस्ट सेल में जो अपना आरएनए ट्रांसफर करता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहचान लिए और क्या किए कि ये जो आरएनए इस पे ट्रांसफर करता है, उस आरएनए में हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए। सपोज ये आरएनए है, ठीक है। तो ये जो आरएनए छोड़ रहा है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना क्या डाल देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये आरएनए जो उसका ओरिजिनल फंक्शन था वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया मतलब इनएक्टिव हो गया।
अब देखो ऑब्वियस बात है, तुम इसमें अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस था, सपोज ये ए सी सी जी टी ऐसे कुछ था, ठीक है। अब तुम अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दोगे तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है ना, तो वो जो प्रोटीन बनाता था वो प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल ज्यादा रेप्लिकेट होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हार्मफुल ले रहा। अब वायरस को लगता है कि हम हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, अपने अपने सोच रहा है, उसका मतलब ठीक है। तो छोटा आदमी अब देखो क्या है कि ये खुद को बहुत ही एक्टिव सोच रहा है। अब वो जाके बहुत खुश हो गया उसको देखते हुए, और वो क्या करेगा कि एनिमल सेल में घुसेंगे जाके और उसमें रेप्लिकेट करेंगे। वो डाल देते हैं अपना जो भी अपना कचरा वचरा जो डालना है सब डाल देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अगर हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो ये फिर क्या होगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हम लोग का रेप्लिकेट करेगा, लेकिन ये फिर क्या होगा कि ये रेप्लिकेट नहीं, मतलब सेल पूरा रेप्लिकेट नहीं करेगा और कैंसरस सेल फिर नहीं बनेगा। अगर कैंसरस सेल नहीं बनेगा, अगर कैंसरस सेल नहीं बनता है तो हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन हम लोग अपना अचीव तो कर लिए क्या, हम लोग किसी तरह से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को अंदर लेके जाना था, और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग एक दोनों एक भाई से पकड़े, ठीक है। ये मूर्ख है, ठीक है, इसको पता ही नहीं इसका, हम लोग इसका पूरा क्या बोलते हैं आरएनए को पूरा अलग करने वाले हैं। फिर हम लोग उसका आरएनए में हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए, तो फिर उसको बोले कि जाओ तुम लेके जाओ इसको, और उसको लग रहा है कि यहाँ पे अभी मेरा बस चलने वाला है, तो ये जाके यहाँ पे छोड़ देगा, 2-3 दिन बैठेगा कि कभी रेप्लिकेट करेगा मेरा और कभी कैंसर बनेगा, बैठे रहता है हंसने के लिए। लेकिन बहुत दिन बाद थोड़ा सा वो उसको बहुत बुरा लगता है जब कि उसका धोखा हो गया है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, अल्टीमेटली क्या होता है कि ये हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन हम लोग को अपना जो वेक्टर जो उसके अंदर डालना था वो अपने आप चला गया, ठीक है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखो हर सेल हर वेक्टर जो होता है वो इजीली इसके अंदर घुस नहीं पाएगा। लेकिन ये सब जो रेट्रोवायरस हुआ, वो जो बैक्टीरिया हम बताए तुम लोगों को एग्रोबैक्टीरिया, वो सब ऐसे बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं जो कि जाने वाले हैं, जिनको जो लोग जिसको कि देखा गया है कि आसानी से घुस जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है आसानी से उसके अंदर डाल देते हैं। इसीलिए इनको चूज किया जाता है बकरे के हिसाब से, मतलब इनका जीरो ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल देते हैं, ठीक है, सुन रहा है। तो ये हो गया तुम लोग का ह्यूमंस में कैसे ट्रांसफर किया था, समझ में आ रहा है, ठीक है, करो उसको। देखो कॉम्पिटेंट होस्ट, और ये किस लिए जरूरत पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो हम लोग का जो डीएनए होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट मतलब हम लोग जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले हैं, जो वेक्टर में सपोज प्लाज्मिड है उसमें हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले हैं, तो वो इजीली सेल जो है उसको अपने आप अंदर नहीं लेता है, ठीक है। हम लोग जो बोल दे रहे हैं कि एक सपोज एक प्लाज्मिड है और इसमें हम लोग क्या डाले हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाले हैं, इसको हम लोग लेके जाएंगे और एक होस्ट सेल में डाल देंगे और यहाँ पे अपना प्लाज्मिड रह जाएगा। ये इजीली उतना जाता नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड्स को रिजेक्ट कर देता है कौन, होस्ट सेल। तो इसके लिए ये जो रिकॉम्बिनेंट बन गया है, इसका वजह से ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा बात क्या है कि डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि वो पानी को बहुत प्यार करता है, मतलब पानी में सोल्यूबल होता है। डीएनए जो होता है एसिडिक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो ये एसिडिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफिलिक प्लस एसिडिक। तो ये पानी में आराम से सोल्यूबल भी हो जाता है और ये एसिडिक होता है, ठीक है। और सेल्स जो होते हैं वो इजीली पानी को अंदर नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये बना किस चीज से है, लिपिड्स, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये इसको इजीली आने नहीं देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। जो सेल है, होस्ट सेल है, जिसके अंदर हमको डालना है उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि जो इसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, जो इसके कंपटीशन में हो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, ये भी छोटा बच्चा है, तो इसको उसके कंपटीशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब इसको कॉम्पिटेंट होस्ट जो कि हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करे, मतलब जिसको एक्सेप्ट कर ले, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसका बहुत सारा टेक्निक्स है, तो हम उसको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक प्लस एसिडिक। तो ये यहाँ पे जाता नहीं इजीली, इसके पोर्स में वो जाएगा नहीं, ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखो सबसे पहला जो मेथड है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का। सबसे पहला मेथड है कि कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट।
कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट ये कॉम्पिटेंट होस्ट बनने का एक सबसे पहला तरीका है। इसमें क्या होता है कि हम लोग छोटा छोटा पोर बनाते हैं, छोटा छोटा पोर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला स्टेप है इसमें कि put the host cell in calcium chloride rich environment। ठीक है, जहां पे बहुत सारा कैल्शियम क्लोराइड होगा वहां पे हम लोग इसको डालेंगे। ठीक है, उस सेल को। तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, इसको फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको आइस करेंगे। ठीक है, इसमें ये जो आइस का होस्ट सेल है, फिर इसको बहुत ही ठंडा कर देंगे उसको सडन। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसको क्या किया जाएगा, पुट द होस्ट सेल इन 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन आइस दो होस्ट सेल। ठीक है, देखो क्या किया जाएगा, सबसे पहले होस्ट सेल को कैल्शियम क्लोराइड रिच एनवायरनमेंट में डाला जाएगा। ठीक है, तो सपोज ये मेरा होस्ट सेल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या डालेंगे, ये एक एनवायरनमेंट में इसको रखेंगे जहां पे क्या होगा मेरा ये होगा CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें ये जो कैल्शियम क्लोराइड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि देखो अब क्या होगा कि जो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इसको ठंडा किया जाए, सडनली उसको ठंडा कर दो। ठीक है, ठंडा कैसे करोगे, इसमें आइस तो इसको एक मीडियम में रख दो, आइस वाले मीडियम में, जहां पे कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, सडनली बहुत ठंडा हो जाए। ठीक है, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुरंत उसको सडनली उसको उठा के लेके कहां पे जाओ, गर्म वाला जगह पे जाओ, जहां पे कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा ऐसे टेम्परेचर दो जहां पे कि उसका 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको रखो। ठीक है, सडनली इसको ठंडा था, फिर उसको उठा के लेके रख दे 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मरेगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि इसका जो छोटे छोटे ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्स होता है, इस पोर्स के अंदर फिर तुम क्या डाल सकते हो, अपना वेक्टर, जो भी जीरो वेक्टर, जो भी वेक्टर जो चीज को कैरी करके लेके जाना है उसको तुम यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना, इसमें तुम क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, उस वेक्टर से होकर कौन चला जाएगा मेरा, उस पोर्स से होकर कौन चला जाएगा मेरा, वेक्टर चला जाएगा अंदर। ठीक है, ये अंदर चला गया। ठीक है, फिर उसको क्या करो कि फिर से उसको ठंडा कर दो। ठंडा कर देने से क्या होगा कि ये पोर्स जो है फिर से क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जो पोर्स खुले थे वो क्या हो जाएंगे, फिर से क्लोज हो जाएंगे। तो मेरा वेक्टर अंदर चला गया है, ये एक तरीका है। ठीक है, ये बड़ा ही इक्वल तरीका है। देखो क्या किया जाएगा, सबसे पहले होस्ट सेल को क्या करो, कैल्शियम क्लोराइड के रिच एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम क्लोराइड है उसमें उसको डालो। ठीक है, फिर उसको क्या करो, आइस कर दो, मतलब उसको पूरा ठंडा कर दो सडनली, तो वो ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो, उसको हीट कर दो सडनली। उसके बाद कितना 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका बॉडी में पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके सेल जो सेल में होता है वहां पे पोर्स बन जाएंगे। जो पोर्स बन जाएंगे उसमें तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, मतलब वहां पे अपना वेक्टर डाल दो, तो ये पोर्स के थ्रू से वेक्टर घुस जाएगा। ये क्या कैरी कर रहा है मेरा, जीरो वेक्टर यहाँ पे कैरी कर रहा है वो, है कि नहीं। तो वो चला गया अंदर, अब चला गया तो उसके बाद क्या करो, फिर से उसको होस्ट सेल को आइस कर दो, फिर से उसको ठंडा कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, जो पोर खुला था वो फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ में आया, नोट करो जल्दी, समझा रहे हैं तुम लोग बनाते रहो। देखो तो ये हम लोग का माइक्रो इंजेक्शन, ये है जीन गन या फिर बॉलिस्टिक्स मेथड कहते हैं इसको। देखो जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, इसमें क्या क्या आता है, एक जो मेरा सेल है, टारगेट सेल है, जिसके अंदर हमको क्या डालना है, मेरा क्वारंटीन डालना है, जो मेरा जीरो फिटरेंस डालना है। उसमें क्या करेंगे, एक ये देखो, ये पिपेट है, पिपेट तुम लोग यूज किया होगा केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, पिपेट से क्या किया जाएगा कि जानते हो तुम क्या करते हो, मुंह से मुंह से लेते हो उसको। ठीक है, तो उससे सक्शन प्रेशर बनता है। तो इसी तरह से इसमें ये माइक्रो पिपेट होगा। ठीक है, होल्डिंग पिपेट जो होता है बहुत माइक्रो पिपेट होता है। ये पूरा माइक्रो पिपेट इतना छोटा होगा कि इसको मुंह से तो यूज नहीं किया जा सकता,
इतना छोटा होगा कि इसका जो माउथ होगा वो सेल के साइज के बराबर होगा, ठीक है। तो उससे उसको सक्शन प्रेशर दिया जाएगा तो ये जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, लेकिन इसके पास नहीं, इस पास नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जाके बस चिपक जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, एक माइक्रो इंजेक्शन लाया जाएगा। माइक्रो इंजेक्शन इसको पकड़ लिया गया, ऐसे करके फोल्ड कर लिया गया। अब क्या होगा कि माइक्रो इंजेक्शन जो है उसके अंदर फॉरेन डीएनए रहेगा, ठीक है। उसके अंदर फॉरेन डीएनए रहेगा जिसमें कि हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है। उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कहां पे किया जाएगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू से न्यूक्लियस में डायरेक्टली। साइटोप्लाज्म में नहीं छोड़ा जाएगा, कहां पर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा, पूरा न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाएगा। क्यों, ये जो फिर इसको छोड़ दिया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो फॉरेन डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कहां तक जाता है, न्यूक्लियस तक जाता है। ये एक एफिशिएंट मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, पर बहुत ही डिफिकल्ट मेथड है क्योंकि ये सारा का सारा जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ठीक है। ये जो पिपेट होता है, वर्डिंग पिपेट, ये भी माइक्रो पिपेट है। ये जो इंजेक्शन है ये भी माइक्रो इंजेक्शन है, हाथ से नहीं पकड़ा जाता, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए। मतलब सपोज ये खुद से नहीं ले रहा था, होस्ट को अपना अंदर, जो प्लाज्मिड को अपने अंदर नहीं ले रहा था, जो मेरा डीएनए है फॉरेन डीएनए उसको अंदर नहीं ले रहा था, तो हम उसको जबरदस्ती पकड़ के उसके अंदर घुसा है, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ठीक है, समझ में आया। अब देखो जीन गन मेथड या फिर बॉलिस्टिक्स मेथड में क्या होता है, ये एक जीन गन है, ठीक है। ये पूरा एंटायर इसका नाम क्या है, जीन गन। अब ये गन तो नहीं होता है, मतलब ये एक ऐसा होता है जो कि गन जैसे फायर करता है। देखो इसमें क्या होगा कि हम लोग टंगस्टेन और गोल्ड, ठीक है, टंगस्टेन और गोल्ड का छोटा छोटा पैलेट्स लेंगे। पैलेट्स पैलेट्स का मतलब होता है कि छोटा छोटा बॉल्स के जैसे, ठीक है, बहुत छोटा छोटा, माइक्रोमीटर्स में होता है वो, माइक्रोमीटर्स में बहुत छोटा। उसके ऊपर हम लोग क्या लपेट देंगे, अपना डीएनए को कोट कर देंगे, उसके ऊपर लपेट देंगे, ठीक है। वो छोटा छोटा बॉल बन जाएगा, गोली जैसा हो जाएगा वो, बुलेट जैसे, ठीक है। तब उसके बाद क्या हो जाएगा, टंगस्टन या फिर गोल्ड को लेंगे, क्यों, थोड़ा सा वो भारी रहेगा और वो कहीं पे भी पेनिट्रेट कर पाए इसलिए, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग अपना डीएनए को कोट कर देंगे, तो वही हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गन पाउडर रहेगा, जैसे बंदूक में रहता है उसी तरह से गन पाउडर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बारूद। और ऊपर में एक फायरिंग पिन रहेगी, इसको प्रेस करोगे तो ये गन पाउडर फटेगा, जिससे कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, फोर्स से नीचे जाएगा, ठीक है। और ये वेंट है, जैसे कि जो तुम्हारा स्मोक या फिर जो भी रेसिड्यू होगा वो बाहर चल जाएगा। लेकिन ये जो है वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली प्लेट पे जाएगा। ये प्लेट जो है वो क्या है, यहाँ पे टारगेट सेल्स है, मतलब ये प्लेट में टारगेट सेल्स रखा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे टारगेट सेल पे वो जाके हिट करेगा। अब देखो ये जितना साइज का है वो सेल्स भी जो है वो, ये जो सेल्स है उनसे वो छोटा साइज का होगा। ये पैलेट जो है ये सेल से छोटा साइज का होगा। अब होगा क्या कि जो सेल है मेरा, अच्छा हाँ, ये जो पैलेट है इसका स्पीड कंट्रोल्ड रहता है, मतलब इतना भी नहीं ज्यादा होना चाहिए कि इसको जाकर टकराएगा और उसके पास हो जाएगा उस तरफ, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि इसके पास पहुंच ही ना पाए। इतना होना चाहिए कि जो पैलेट है जब फायर किया जाएगा तो वो जाएगा और इसके अंदर घुस जाएगा, इसके न्यूक्लियस तक भी पहुंच जाना चाहिए। किसके, ये जो होस्ट सेल है, जो कि जिसके कॉम्पिटेंट सेल जिसको हम लोग बनाना चाहते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट जिसको बनाना चाहते हैं, जो कि मेरा प्लाज्मिड को ऐसे ले नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको बंदूक दिखाएंगे और मारेंगे उसको, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो पैलेट जो है उसके अंदर घुस जाएगा और उस न्यूक्लियस के अंदर भी उसके घुस जाएगा, किसके, इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी घुस जाएगा। इसको कहते हैं बॉलिस्टिक्स मेथड या फिर जीन गन मेथड। एक बार क्या रखना है, यहाँ पे टंगस्टन या फिर गोल्ड का पैलेट्स यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि माइक्रोमीटर साइज में होते हैं, म्यू है इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक है। समझ में आएगी, बनाओ जल्दी इसको। देखो ये है बायोरिएक्टर्स, ठीक है, ये टॉपिक है बायोरिएक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को है बायोरिएक्टर्स, ऊपर वाला कॉम्पिटेंट ये वाला चीज हटा दो, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि हम लोग जितना सारा कुछ भी पढ़ लिए तो हम लोग को पता चले किस तरह से होस्ट को सेल पे अपना जो फॉरेन डीएनए है उसको डालना है, ये सब करना है, ठीक है। उससे हम लोग को जो भी अपना डिजायर्ड इंटरेस्ट है, हमको रेप्लिका करना है या फिर प्रोटीन बनाना है, जो भी करना है हम लोग को पता चल गया, ठीक है। पर अब क्या होता है कि सपोज तुमको एक वैक्सीन बनाना है, ठीक है, तो फॉरेन डीएनए सपोज तुमको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिससे कि एक वैक्सीन बनता है। जैसे कि तुम लोग पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है ना, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस तुमको बनवाना है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन तुम लोग को बनवाना है, क्या करना पड़ेगा कि उस जहां से भी जिस भी प्रोटीन से टेट्रासाइक्लिन बनता है उसको किसी एक बैक्टीरिया में डालना पड़ेगा ताकि उसको रिसाइकल मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको रेप्लिकेशन करे। जैसे कि हम लोग क्या है, मेरा वैक्सीनेशन है, ठीक है, वैक्सीन बन जाए तो उससे क्या बोलेंगे, देखो ये कोई छोटे स्केल में नहीं करना है, लैब में, छोटे लैब में नहीं करना है, तो वो क्या करना है, पूरे एक बड़े से फैक्ट्री में उसको करना पड़ेगा, ठीक है। वैक्सीनेशन सेंटर सब जो होता है जहाँ पे कि वैक्सीन बनाया जाता है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हम लोग का, भारत बायोटेक, इस तरह का इतना सारा भी हम लोग का वैक्सीन प्रोड्यूसिंग इतना सारे कंपनीज होते हैं, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा यूनिट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, उनमें से